तो भाई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। अब देखोगे इतने सारे चीजें हो रही हैं भाई, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे अमेरिका हमेशा ही युद्ध जब भी होते हैं कूद जाता है बीच में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने का ना फायदा भी है नुकसान भी है। वैसे देखते हैं कि जो ये सारी चीजें हो रही है, जो ईरान इजराइल के बीच में स्ट्रगल है, रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है, इकोनॉमिक बदल रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या सच में हमने वर्ल्ड वॉर 3 की ओर एक कदम बढ़ा दिया है? अब तो युद्ध होकर रहेगा। जानते हैं आज के इस पूरे लेक्चर में। सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देती हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है क्या? तो यहाँ पे संयुक्त सैन्य कार्रवाई है अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक हवाई और मिसाइल हमला है। ठीक है, नाम याद रख लो, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान के परमाणु केंद्रों के पास स्थित मिसाइल निर्माण इकाइयों और लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह करना था इसका जो उद्देश्य था। इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी के मारे जाने पर काफी ज्यादा खबरें फैल गई हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व में एक होता है ना वैक्यूम पावर, मतलब उसको पैदा कर दिया है कि भाई क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये इतना बड़ा मुद्दा है क्यों। क्यों अयातुल्ला खुमैनी के मारे जाने पर, या फिर उनके लोग कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या चीज थी। कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको रिलीजियस लीडर बना रहे हैं, और रिलीजन के तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तकनीकी श्रेष्ठता क्या है हमले में F-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। मैं आपको एक चीज बताऊं, इजराइल के पास इतनी तगड़ी मिसाइलें हैं एंड अलॉन्ग विद यूएस से अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें उनको जीत हासिल होगी ही होगी। तो यहाँ पे क्या इन लोगों ने किया है, तो ईरान का पलटावार हो गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में इन्होंने बताया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कुछ ही घंटों बाद ईरान के बड़े पैमाने पर स्माइल और मतलब मिसाइल और ड्रोन से हमला हो गया। निशाने पर क्या था? तो इजराइल तक सीमित नहीं रहा, ईरान ने उन देशों को भी निशाना बनाया था जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये कुछ वैसे ना वर्ल्ड वॉर करने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ईरान ने भी अपनी तरफ से अमेरिका के जहां जहां सेनाएं थी, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, और बहुत सारे मैंने भी रिसोर्सेस निकाले तो उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका पर ही हमला किया था, जबकि उनको मिसाइलें किस पे ताकनी थी, इट्स समथिंग कि भाई तुम्हारी लड़ाई जो इजराइल से हो रही। तो अब यहाँ पे कितनी चीजें सच है कितनी झूठ है इसका तो भाई पुष्टि नहीं की जा सकती है अकॉर्डिंग टू जैसे वर्ल्ड मीडिया में चल रहा है। तो यहाँ पर खाड़ी देशों में काफी ज्यादा दहशत है। दुबई और आबू धाबी जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्रों के आसपास भी मिसाइलें और धमाके देखे गए, जिसने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में व्यवधान पैदा कर दिया है। यूएई के थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 1137 में से 1132 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो आप दुबई और आबू धाबी। अच्छा, मैंने वीडियो देखी थी अभी ध्रुव राठी की, जिसमें उन्होंने भी बताया कि भाई कैसे वो दुबई फ्लाइट ले रहे थे और वहां पे ऐसे मतलब रियल जो फुटेजेस है वो देखने को मिली थी। और मैंने भी जब देखा भाई ये चीज ना थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से भी, एक होता है ना बातचीत से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लोगों को अपना मिसाइलें दिखानी है बाकी हम क्या कर सकते हैं भाई। अब भारत का क्या इसमें पोर्शन होने वाला है वो देखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये कुछ चीजें। मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध हो चुका है ऑब्वियसली। लेबनान, यमन और सीरिया जैसे देशों का बहुत ज्यादा सक्रिय रूप हो जाना है। यूरोप की अगर हम बात करें, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है
उसको तीसरा साल हो चुका है। नाटो देशों के द्वारा यूक्रेन को दी जा रही आधुनिक हथियारों की सप्लाई ने रूस के साथ तनाव को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक, तो दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच सैन्य की तैनाती हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन से युद्ध चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये किसकी शुरुआत है भाई? वर्ल्ड वॉर की ही शुरुआत है। अब यहाँ पे आप देखोगे अलायंसेस कैसे बनी है, तो देखो नाटो का आर्टिकल 5, एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला। ऊर्जा और संसाधन की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना, दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसी घेराबंदी को वैश्विक अर्थव्यवस्था के घुटनों, मतलब आप देखो जितना ज्यादा माल उस रास्ते पे जाएगा वो रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो फिर क्या ही करेंगे। परमाणु डेडलाइन, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है। यदि किसी भी पक्ष को लगा कि भाई उसका अस्तित्व खतरे में है तो वो क्या करेगा, बताओ मुझे कमेंट करके। साइबर युद्ध, केवल मिसाइलें ही नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड, उपग्रह जैसे सैटेलाइट्स वगैरह, वो सब चीजें उनको भी क्षति पहुंचाई जा रही है बहुत तगड़े लेवल पर। अब परमाणु हथियार की अगर हम बात करें तो दुनिया में 9 देश हैं परमाणु संपन्न है जो, ठीक है। रूस में लगभग इतने, अमेरिका में लगभग इतने, पर दुनिया के परमाणु 90% हथियार जो है ना अमेरिका और रूस के पास है। चीन लेकिन अपनी तेजी से संख्या बढ़ा रहा है। और ईरान की अगर बात करें भाई, आप मुझे कमेंट करके बताओ अभी, क्योंकि बात यही चल रही है, काफी पॉपुलर भी हो रही है कि भाई ईरान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया था। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या अगर सच में न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो अमेरिका हमला करता? कमेंट करके बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सोर्सेज लगाए कि सच में न्यूक्लियर एक होता है ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। यहाँ पे वही सिस्टम मुझे लग रहा है लागू हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को भी आप देखोगे तो उसके पास है परमाणु बम। तो अमेरिका जो है अपनी पावर अगर दिखाना ही है, या अगर कुछ भी तुम्हें लगता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मुंह पे बोलता है। अब वो क्या चीज है जो रोके हुए है पता नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, भारत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा भाई? भारत पर पड़ेगा। तेल की आपूर्ति की बात करें तो कच्चा तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है 80% से ज्यादा, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत तगड़े लेवल पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी भाई, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। और इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो महंगा होगा, तो ऑब्वियसली बात है सब पर, पूरी चेन, सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और शेयर बाजार तो गिरेगा ही, वो गिर चुका है। भारतीय नागरिक और सुरक्षा का क्या इसमें है, तो मध्य मतलब मिडल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, आपको बता दें तो। यूएई, कतर, बहरीन जैसे देशों में मिसाइल पर हमलों के बाद भारतीय जो सुरक्षा है भारतीयों की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है। ऑपरेशन गंगा कावेरी जैसी चुनौतियां हैं। यदि युद्ध फैलता है तो इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों को निकालने की क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। और इतनी जल्दी, क्योंकि मान लो अगर युद्ध छिड़ भी जाता है तो जल्दी कैसे करेंगे? और इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रेमिटेंस पे। तो रेमिटेंस पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत में भी जो विश्व की तरफ से जो पैसे आते हैं उस पर तो भारी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी कुछ बोला है। अभी वैसे वो जा ही रहे यात्रा पे। तो भारत की क्या भूमिका है? भारत हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता है भाई, गुटनिरपेक्ष की नीति याद है आपको। तो ये युद्ध का युग नहीं है ऑब्वियसली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये चीज है कि भाई युद्ध अभी स्थिति है ही नहीं कि हम उसमें पार्टिसिपेट, क्या हम उसमें कुछ वार्ता करें भी। तो यही चीज हो सकती है कि भाई शांति ही एकमात्र विकल्प है मेरे हिसाब से तो। बाकी अब क्या होने वाला है वो तो देखेंगे ही, क्या ट्रीटी होती है, कौन सा देश भाई आगे घुटने टेकता है। मेरे हिसाब से तो ईरान के जितने भी गुट हैं जो मतलब सैन्य है वो सब, उनको ऊपर तो ऑलरेडी बॉम्ब गिर चुके थे ना, ऑलरेडी मिसाइलें आ चुकी थी इसराइल के द्वारा। अब आई थिंक ये लास्ट है। अगर ये लास्ट है तो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, लेकिन अगर ये लास्ट नहीं है, लोग जवाबदेही में आ जाएंगे, तो भाई फिर वर्ल्ड वॉर 3 को कोई नहीं रोक सकता। आप कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी।
है।